सनसनी। उसकी हंसी, उसकी शरारत, उसका रूठना, उसका मनाना, लोगों ने यह सब कुछ देखा था। नहीं देखा था तो सिर्फ बंद कमरे की वो कहानी जिसे वो औरत दुनिया की निगाहों से छुपाती रही। और जब एक रोज वो कहानी लोगों के सामने आई तो पूरे शहर में फैल गई सनसनी। अच्छा, कहाँ लेके जाओगे? अच्छा, ओ, कर तो इधर इधर कितना पकाओगे यार? अच्छा, अरे रुक जाओ। बस बहुत भगाया तुमने, अब और नहीं। बस इतने में ही थक गए? अच्छा, अरे ये क्या कर रहे हो? इतने दिनों के बाद मिला हूँ आज तुमसे। आज इतने दिनों बाद ये मौका मिला है, आज जी भर के प्यार कर लेने दो। अच्छा जी, तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ, वैसे हिम्मत की दाद तो तुम्हारी देनी चाहिए, क्योंकि तुमने अपने आशिक को घर बुला लिया। कौन आया होगा? इस वक्त कहीं तुम्हारा पति तो नहीं आ गया? अरे नहीं यार, वो नहीं हो सकता, वो अभी आ ही नहीं सकता। तो फिर तुम एक काम करो। हाँ, तुम अंदर कमरे में जाकर चुपचाप लग के नीचे, मैं देखती हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ। तुम? हाँ, मैं। तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए? बस तुमसे मिलने का दिल किया तो चला आया। कम से कम फोन करके तो बता देते। बातें ही करते रहोगी या घर आए हुए मेहमान की कुछ खातिरदारी भी करोगी? हाँ, खातिरदारी? और तुम जैसे बिन बुलाए मेहमान की? क्या मतलब? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? और क्या, कुछ देर बाद मेरे एक रिश्तेदार आने वाला है और तुम बिन बुलाए यहाँ धमकी। अच्छा बाबा, नाराज क्यों होती हो? पर तुमने मुझे अपने पति के बाहर जाने की खबर क्यों नहीं दी? तुमने मुझे मौका ही कब दिया? अभी सुबह ही तो वो गए हैं, और इससे पहले मैं तुम्हें बताती, तुम खुद ही यहाँ आ गए। चलो मान लेता हूँ, मैंने तुम पर खामखा शक किया। ओके, सॉरी। तुम कहने से पहले सोच लिया करो। ओके, सॉरी। कल पक्का भूलना मत। ओके डार्लिंग, आज तो जाता हूँ, लेकिन याद रखना कल का वक्त सिर्फ मेरा है।
मुसीबत टल गई। मैं इसे मार डालूंगा। यार मैं भी परेशान हो चुकी हूँ। पर तुम उसे यहाँ आने ही क्यों देती हो? जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, मैंने इसे इग्नोर करना शुरू कर दिया है, पर कमबख्त पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तुम फिक्र मत करो, तो कुछ करना ही पड़ेगा, वरना हम दोनों का मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। और अब तो ये तुम पे नजर भी रखने लगा है। सच कहा तुमने। इतना डर तो मुझे मेरे पति से भी नहीं है। खैर, तुम अपना मूड मत खराब करो। बैठो। चाय तो पियोगे? ठीक है। हाँ मैं। क्यों, डर गई क्या? तुम यहाँ कैसे आए? अरे डार्लिंग, मैंने कहा था ना, हम जिससे प्यार करते बकवास हैं। बंद करो और ये बताओ तुम यहाँ कैसे आए? मैंने तो रूम लॉक किया था ना। स्वीट हार्ट, वेरी सिंपल, मास्टर की। हर ताले की चाबी। ये कौन सा तरीका है किसी के घर आने का? लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना, आज का वक्त मेरा है, और तुमने मुझे फोन तो किया नहीं, तो मैं खुद ही मिलने चला आया। ये क्या तरीका है? मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। नहीं मिलना चाहती? आखिर क्यों? बस यूं ही। समझो हमारे बीच जो भी कुछ था खत्म हो चुका है। खत्म हो गया? ऐसे कैसे खत्म हो गया? तुम जब चाहे रिश्ता बनाओ और जब चाहे तोड़ दो। आज तुम चाहे कितना भी नाराज हो जाओ, आज रात में यहीं रहूंगा, यहीं। एक बंद कमरे की ये बदनाम दास्तान यहीं से शुरू होती है, नाजायज रिश्ते के इसी भंवर से, जिसने बिजनौर की रहने वाली एक औरत रामवती की जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया था। रामवती अपने नए आशिक अमर की वजह से अपने पुराने आशिक हरिराज से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मैं उससे बहुत परेशान हो गई हूँ। अब तो मुझे उससे डर लगने लगा है। डर? कैसा डर? पता नहीं, पर मुझे लगता है कि उसे मुझ पर शक हो गया है।
उसे हम दोनों के रिश्ते की भनक लग गई है। कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ गड़बड़ कर दे। हाँ, अगर ऐसा है तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि सुरेश के चक्कर में हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। हाँ यार, कुछ करो। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। क्या? यही कि उस सुरेश को हमेशा हमेशा के लिए मौत के घाट उतार देते हैं। मतलब ये कि हम दोनों की खुशी के लिए उसे मरना होगा। क्योंकि उसकी मौत से ही हमें खुशी मिलेगी। परेशान करके रख दिया उसने। बिजनौर की रहने वाली रामवती किसी भी तरह अपने पुराने आशिक हरिराज को अपनी जिंदगी से दूर करना चाहती थी, और जब उसके नए आशिक अमर ने इसके लिए उसके सामने हीरराज के कत्ल का प्रस्ताव रखा तो वो फौरन ही इसके लिए तैयार हो गई, और फिर जिंदगी के कांटे को दूर करने के लिए उसने अमर के साथ मिलकर हरिराज की मौत की पूरी साजिश भी रच डाली। ऐसी साजिश जिसे अंजाम देने के लिए रामवती ने अपने पुराने प्रेमी हरिराज को मिलने के लिए बुलाया। अपनी माशूका के बुलावे पर हरिराज उससे मिलने के लिए पहुंचा, लेकिन इसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटा। वापस आई तो उसकी मौत की खबर। कोई नहीं जानता था कि हरिराज के अपने पड़ोस में ही रहने वाली रामवती के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, और जब हरिराज का कत्ल हुआ तो लोग रह गए सन्न। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हरिराज का कत्ल क्यों हुआ और उसका कातिल कौन है। एक नहर के किनारे हरिराज की लाश मिलने से उसके घर वाले गुस्से से भर उठे। गुस्साए लोग पुलिस से जल्द ही हरिराज के कातिल का पता लगाने के लिए दबाव बनाने लगे। पुलिस के लिए भी कत्ल की इस गुत्थी को सुलझाना आसान नहीं था। इलाके के लोगों का दबाव बढ़ता जा रहा था और पुलिस हरिराज के कत्ल की जांच में जुटी थी। जांच के दौरान पुलिस को मुखबिरों से पता चला कि हरिराज को आखिरी बार उसके पड़ोस में ही रहने वाली रामवती के साथ देखा गया था। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस ने फौरन रामवती को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। सख्ती से पूछताछ में रामवती टूट गई और फिर उसने पुलिस को सुना डाली हरिराज के कत्ल की कहानी। इस आदमी की जो हरिराज और फरिया नाम का था की मृत्यु जो है उसी खेत में दम घुट्टे के कारण हुई है। जब तथ्यों की जानकारी की गई और जिस अवस्था में शव मिला था तो ये जानकारी में आया कि मरने वाले व्यक्ति के किसी महिला से अवैध संबंध होने चाहिए। इस दृष्टि से विवेचना की गई तो विवेचना के दौरान एक महिला और एक पुरुष का नाम प्रकाश में आया। रामवती ने पुलिस को बताया कि हरिराज के साथ उसके नाजायज रिश्ते थे, लेकिन कुछ सालों के बाद उसकी जिंदगी में अमर सिंह नाम का एक दूसरा शख्स आ गया था। अमर के आने के बाद रामवती हरिराज से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन हरिराज उसके साथ अपने रिश्ते खत्म करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए परेशान होकर रामवती ने अपने प्रेमी अमर सिंह के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार डाला और फिर उसकी लाश नहर के किनारे फेंककर वहां से फरार हो गए। तथ्यों की जानकारी की गई तो जानकारी में आया कि महिला के संबंध मृतक के साथ ही साथ इसके साथ भी हैं, अभियुक्त के साथ भी, और महिला के साथ कॉन्स्पिरेसी करके उसने इस हत्या को अंजाम दिया है। हरिराज की कत्ल की साजिश रचने वाली रामवती और उसका प्रेमी अमर सिंह अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस उन्हें उनके किए की सजा दिलाने की तैयारी कर रही है। सनसनी के लिए बिजनौर से सरफराज खान की रिपोर्ट। आग की एक लपट उठी और देखते ही देखते आग में खाक हो गए दो सगे भाई। एक पल को लोगों ने समझा कि ये एक खौफनाक हादसा था। किसी को मालूम नहीं था कि उस हादसे के पीछे छिपी थी साजिश की एक कहानी।
और जब उस कहानी का खुलासा हुआ तो पुलिस वाले भी रह गए सन्न। आग से रची गई साजिश। आग में खत्म हो गई 2 जिंदगी। और अब आग से होगा कत्ल का खुलासा। साजिश की ये खूनी कहानी है दिल्ली के कापसहेड़ा इलाके की, जहां करीब 1.25 साल पहले 15 अप्रैल 2011 को इस गोदाम में आग लग गई थी। इससे पहले कि आग पर काबू पाया जाता, आग में झुलसकर 2 सगे भाई अमरजीत और मोनू की दर्दनाक मौत हो गई। अपने बेटों की मौत की खबर सुनकर पिता सतपाल सिंह पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। मेरे बेटे अमरजीत और मोनू की 15-16 अप्रैल 2011 को जला के मर्डर कर दिया गया। वो वजह ये थी जी कि मैं जो मेरा काम था वो अच्छा चल निकला था। वहाँ से जो कंपटीटर थे वो पहले से बैठे हुए थे। मैं 2 महीने से वहाँ गया हुआ था, तो उन्होंने इस ईर्ष्या के तहत अब भैया यहाँ से भाग जाएगा और मेरे को और मेरे बेटे को मतलब कौन लोग थे जो आपकी मतलब जो आप काम करते थे उसी के काम करने वाले दूसरे पड़ोसी? हाँ, दूसरे पड़ोसी थे। चांद है, शमशेर है, सानू, कमाल। सतपाल सिंह को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उनके दोनों बेटे कैसे एक साथ आग में झुलसकर मर गए। उन्हें आग के पीछे किसी साजिश का शक था। उन्हें शक था कि उनके फलते फूलते बिजनेस से जलन रखने वाले किसी व्यापारी ने उनके गोदाम में आग लगवा दी है। सतपाल सिंह के मुताबिक गोदाम में आग लगने से पहले उन्हें बिजनेस बंद करने की धमकियां भी मिली थी, लेकिन बगैर सबूत के सतपाल सिंह किस पर शक करते? उन्होंने थाने में जाकर मामला दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस ने मामले को संजीदगी से नहीं लिया। जांच के लिए सतपाल ने थाने के सामने धरना प्रदर्शन भी किया। आखिरकार मामले की गंभीरता को देखते हुए आला अधिकारियों ने इस केस को क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया। और अब क्राइम ब्रांच ने आग की साजिश का जो खुलासा किया है वो बेहद ही हैरत अंगेज है। सर, मैंने देखा कि मेरे गोडाउन में भी आग लगी है और मेरे पीछे के गोडाउन में भी आग लगी है, जिसको स्थानीय पुलिस ने वहाँ से बोरे हटवा दिए और वो उसको एक साइड में डलवा दिया और इसको एक्सीडेंट करके इस केस को दबाने के लिए सारे इंतजाम उन्होंने कर दिए। और मेरे को फिर उनको अपने पीछे घुमाते रहे, ना ही मेरी कोई पर्चा लेने के लिए तैयार थे, ना ही कोई FIR दर्ज करने के लिए तैयार। तो उसके बाद मैंने फिर उनको एप्लीकेशन रिसीव करा के भूख हड़ताल के लिए मैं थाने बैठ गया। दरअसल क्राइम ब्रांच की टीम ने आग से जले गोदाम की फॉरेंसिक जांच करवाई थी। जांच में पता चला कि गोदाम में आग डीजल, पेट्रोल या केरोसिन से लगी थी, यानी किसी ने साजिश के तहत गोदाम को आग के हवाले कर दिया था और इसके बाद आग में झुलसकर अमरजीत और मोनू की मौत हो गई। जाहिर है जिसने गोदाम में आग लगाई वही इन दोनों भाइयों का हत्यारा भी है। अमरजीत और मोनू नाम के 18 साल उम्र थी और एक की 16 साल। वो दोनों यहाँ पर सोए थे और जब तक फायर ब्रिगेड के अधिकारी यहाँ पर आकर इस आग को बुझा पाते तब तक पूरा खाक हो चुका था। और ये उन दोनों की लाश को बाद में इस गोडाउन से निकाला गया, यहाँ से इस गोडाउन से निकाला गया था। और क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले जो काम किया था वो इस गोडाउन में से आके यहाँ के जो कपड़े थे जो जले थे उनके नमूने यहाँ से इकट्ठे किए और साथ ही जो मिट्टी थी यहाँ से वो इकट्ठा की। और जब उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया तब पता चला कि इस गोडाउन के अंदर जो डीजल डालकर और मिट्टी का तेल डालकर यहाँ पर आग लगाई गई थी। तो उसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज किया, क्योंकि पुलिस को भी लगता था कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट नहीं है, ये जानबूझकर लगाई गई इस आग थी, इस गोडाउन में लगाई गई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने के तुरंत बाद क्राइम ब्रांच ने अमरजीत और मोनू की मौत के मामले में हत्या का मामला दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी हत्यारों का पता लगाना।
सतपाल सिंह ने जिन जिन लोगों पर हत्या का शक जताया था, पुलिस ने उनसे कड़ाई से पूछताछ की, लेकिन उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लग पाया। मैंने तो उस आदमी का चेहरा भी नहीं देखा अभी तक, जिसके बच्चे थे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बिल्कुल। और यहाँ साथ ज्यादा कर सब प्यार मोहब्बत से काम करते हैं, सब गुजारा अपना अपना कर रहा है जैसे भी है। कोई किसी का भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को नुकसान दे। अब बाकी उनके दिल में क्या है, बच्चों के बाप के क्या नहीं है, इसको तो वही जान सकते हैं। तहकीकात जारी है कि इसमें किसका हाथ हो सकता है। जो प्रोबेबल सस्पेक्ट उसने जाहिर किए थे उनके बारे में हमने पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया है, और बाकी जितने फोरेंसिक एविडेंस है उसके बेस पे इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि किसका रोल हो सकता है और कौन उसमें। हमारा सीरियल एनालिसिस वगैरह भी हम उसकी लोकेशन असर्टेन करने की कोशिश जारी है। कोर्ट में दाखिल अपनी स्टेटस रिपोर्ट में खुद क्राइम ब्रांच भी मान चुकी है कि अमरजीत और मोनू की मौत के पीछे एक गहरी साजिश है, और इसीलिए क्राइम ब्रांच ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज किया है। लेकिन हत्या किसने की है, इस बात पर खुद क्राइम ब्रांच भी किसी मुकम्मल नतीजे पर पहुंचने में नाकाम साबित हुई है। अमरजीत और मोनू के पिता ने जिन लोगों के नाम आरोपियों के तौर पर दिए थे, उनके खिलाफ भी क्राइम ब्रांच कोई पुख्ता सबूत जुटाने में नाकाम रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अमरजीत और मोनू की हत्या की तो की किसने? इसका जवाब क्राइम ब्रांच को देना ही पड़ेगा। नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।